student, I Nisha Pasha Salvi, your biology mentor। तो बच्चों वेलकम टू द अनदर टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, राइट। बहुत ज़रूरी आज की हालातों को देखते हुए, आजकल जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो हैबिट है उसके हिसाब से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा लॉस होती जा रही है। इज दैट क्लियर? बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी स्पीशीज, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल्स में हो, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो हमें ये चैप्टर केवल इसीलिए नहीं पढ़ना है कि हमें स्कोर करना है, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के आधार पर भी हमें ये चैप्टर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हमारे डेटाज हैं, किस तरह से स्पीशीज प्रेजेंट होती है, कहां पर ज्यादा प्रेजेंट होती है, किस तरीके से हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और छोटी सी बात बच्चों, इस वाले चैप्टर में क्या करना है आपको, यदि देखो इस चैप्टर में डेटाज बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा बायोलॉजी से हटके इसकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्यों? क्योंकि डेटाज है, ट्रॉपिकल रीजन है, थोड़े से ज्योग्राफीज के अंदर इंक्लूड है, तो हमें इससे डरना नहीं है। जितना हो सकेगा मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी, बट आप सभी से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और जितना हो सके उस चैप्टर को कंक्लूड करके उसका हैंड रिटन नोट्स बनाने का कोशिश करें, उसके डेटास को लिखने की कोशिश करोगे ना तो डेफिनेटली आपको चीजें इजी हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, जब हम इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ये डेटा दे दिया, पूछा है कि कौन से एरिया से रिलेटेड है, या कोई हाइपोथेसिस दे थी, ये है ना, या फिर ग्राफिकल हमें रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको क्या करना है, माइंड मेकअप करना है अपना कि हमें डेटा को लिखते जाना है, हमें रीडिंग नहीं छोड़नी है। यही आपको इस चैप्टर से निजात दिला सकती है, ज़्यादा टफ नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो ज्ञान की बातें हो गई खत्म, फटाफट से हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बहुत सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इससे पहले, बायोडाइवर्सिटी पढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, जो पूरा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसका ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आपको चीजें इजी हो जाएगी सॉर्ट ऑफ करने में कि हाँ हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना है, हमें इस मैटर में ये चीजें लिखनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको आ जाएगी, राइट। चलो बहुत पेशेंसली करेंगे, स्लो करेंगे, बट अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, क्या ओवरव्यू है? देखो सबसे पहले, चूंकि इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इस चैप्टर का नेम है बायोडाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी। फिर हम इसमें देखेंगे लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी, और फिर इसमें हम देखेंगे कंजर्वेशन, ठीक है। ये सारी की सारी हम चीजें पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, ये तो 3 मेजर टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, बट कैसे, क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, क्या चीजें नहीं इंक्लूड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले जो चीज हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या बात करेंगे, इसका डेफिनेशन, राइट, इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे फैली हुई है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे फैली हुई है, तो वर्ल्ड में कैसी है और इंडिया में कैसी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाउ मच, ठीक है, या मैं ऐसे कह सकती हूं एरियाज, ठीक है। तो क्या हो सकता है बच्चों, वर्ल्ड में कितना फैला हुआ है बायोडाइवर्सिटी या कैसा है, और हमारी इंडिया में कैसा है। इज दैट क्लियर? ये 2 पैरामीटर हम यहां पढ़ेंगे, हाउ मच। अब आपको भी पता है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी वेरिएशंस हैं,
ठीक है, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, या हम कहें कम्युनिटी लेवल पे, जो भी वेरिएशंस हैं वो उनका कोई एक अरेंजमेंट होगा, कोई तो पैटर्न होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाके कैसे भी स्प्रेड हो गई होगी, नहीं ना, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, कुछ हैबिटाट्स होंगे उनके, कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी। तो इनको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पैटर्न्स ऑफ बायो diversity, patterns of biodiversity. And last one, लास्ट वन है कि जो हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, हमने देख लिया कि मैम डेफिनेशन क्या है, किस एरिया में किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, पैटर्न्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, अब क्यों जरूरी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायो डाइवर्सिटी, ठीक है। पहले तो हम आज का जो पार्ट है बच्चों, आज का जो पार्ट है बायोडाइवर्सिटी, उसमें ये सब चीजें पढ़ने वाले हम, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम 2 ये चीजें पढ़ेंगे, बट क्या पढ़ेंगे आज ये हम डिस्कस करेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई क्यों हो रही है, ठीक है, कितनी हो रही है, हाउ मच, राइट। तो हम बोलेंगे हाउ मच, कितनी लॉस हो रही है, एंड कॉजेस, क्या क्या रीजन है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के, राइट। फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन, क्यों जरूरी है कंजर्वेशन, क्या जरूरत पड़ी हमें कंजर्वेशन की, तो वाई, ठीक है, हमें क्यों जरूरत पड़ी कंजर्वेशन की, और कंजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है तो हम उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स हाउ, ये पूरा चैप्टर का सार है कि हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने देखना है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में डेफिनेशन, उसका हाउ मच, वर्ल्ड में कैसी है, इंडिया में कैसी है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसी है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अभी हम इसको और डिस्क्राइब करने वाले हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देखो कि कितना लॉस हुआ है, ठीक है, कुछ डेटास हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, कितना लॉस हुआ है और क्या इसके रीजन है। तो आपको पता है हमारे क्या रीजन हो सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, ठीक है, और ह्यूमन मेड जो भी हम क्या करते हैं, हम जैसे कि हम बात कर सकते हैं जंगलों को काटना, ठीक है, हमारी वजह से जंगलों में आग लगना, ये भी एक रीजन है। कोई भी एलियन स्पीशीज को आपने वहां पर रख दिया है ला करके जहां पर उसकी जरूरत नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो सो मैनी रीजंस टू लॉस द बायोडाइवर्सिटी, राइट। और इसके अलावा कंजर्वेशन है, यहाँ पर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और कैसे कर सकते हैं, तो 2 तरीके हैं हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। आई होप कि चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम देखेंगे, चलो, बायो डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की आप जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो हम जो भी एक टर्म हमें दी होती है उसको हम स्प्लिट आउट कर लेते हैं। कर लो, बायो दैट मीन्स लिविंग की बात हो रही है बच्चों, डाइवर्सिटी दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना, वेरिएशंस आ रहे हैं। अब आपके एनसीईआरटी में एडवर्ड विल्सन सर ने एक डेफिनेशन दी है, किसने दी है, एडवर्ड विल्सन सर ने एक डेफिनेशन दी है। क्या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ऑल लेवल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आपका जितना भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का लेवल्स है, लेवल क्या क्या हो सकते हैं, और लेवल में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, हम कर सकते हैं जेनेटिक लेवल, हम बात कर सकते हैं स्पीशीज लेवल, और हम बात कर सकते हैं इकोलॉजिकल लेवल। यानी कि वी हैव 3 लेवल जहां पर हम बात कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएशंस की। ये वेरिएशन जीन्स के लेवल पे, क्रोमोसोम्स के लेवल पे हो सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ये वेरिएशंस हैं, ये कहां पर हो सकते हैं, स्पीशीज टू स्पीशीज में हो सकते हैं। और यही वेरिएशन हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटाट में हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बायोडायवर्सिटी में, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायवर्सिटी यानी कि वेरिएशन, चेंजेस, डिफरेंसेस किस किस लेवल पे हो सकते हैं, ऑल लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या हो सकता है लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? हम बोल सकते हैं इसमें प्लांट हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर मैम एनिमल्स हो सकते हैं, इसके अंदर मैम फंजाई हो सकते हैं, इसके अंदर इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम बायोडायवर्सिटी के डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करेंगे। हम प्रोकैरियोट्स की बात डायवर्सिटी में बिल्कुल भी कतई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैम कतई? क्योंकि बच्चों बैक्टीरिया ने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वास्ट वेरिएशन के साथ में है, इतना ज्यादा वैरायटी है। और आपने कभी भी टेक्सोनॉमी के अंदर बैक्टीरिया को पढ़ा है? कैसे? मतलब इसको आपने स्पीशीज में, मतलब हम बात कर सकते हैं कि इसका फैमिली क्या है, इसका किंगडम क्या है ना, इसका हम फाइलम की बात करते हैं, या हम इसकी स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसा कोई बात नहीं कर सकते। हम नहीं बात कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है बच्चों, तो प्रोकैरियोट को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन यदि हमें बायोडायवर्सिटी के बारे में देखना है तो हम बेसिकली यूकैरियोट्स की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? ओनली ऑन यूकैरियोट्स की बात करेंगे। तो यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं बच्चों एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बायोडायवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट। कौन थे? एडवर्ड विल्सन। जैसा कि हमने कहा, क्या बोला? टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डायवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द लेवल्स, और उन ऑल द लेवल्स में से कुछ लेवल जो है इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात करेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर विच वन? दिस इज जेनेटिक डायवर्सिटी, स्पीशीज डायवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। क्या होता है मैम? देखो, जब हम जेनेटिक डायवर्सिटी की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं कि सेम स्पीशीज हो, ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया सेम स्पीशीज हो, और उसके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं किस आधार पर? उसके क्रोमोसोम नंबर पे, राइट, उसका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे, उसके जीन के लोकेशन पे, राइट, उसके एक्सप्रेशन पे। तो दैट मींस स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर के आधार पे हो रहा है, जीन के आधार पर हो रहा है। तो ऐसा वेरिएशन जो सेम स्पीशीज में पाया जाता है, ऐसे को हम कहते हैं जेनेटिक हमारा बायोडायवर्सिटी या जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी। इज दैट क्लियर? अब एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? जैसे हम ले सकते हैं हमारा मैंगो, ठीक है। मैंगो जो है बच्चों, आप देखोगे अलग अलग एरियाज के मैंगो, सेम स्पीशीज है मैंगो, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होगा? वेरिएशन होगा, कुछ ज्यादा मीठा होगा, किसी का आकार ज्यादा बड़ा होगा, राइट। अलग अलग टाइप के मैंगोज आप खाते हो, तो ये क्या है? जेनेटिक हमारा बायोडायवर्सिटी है सेम स्पीशीज के अंदर। अब हम बोले मैम स्पीशीज बायोडायवर्सिटी क्या है? स्पीशीज बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि दैट मीन्स कि आप एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से कैसे वरी करती है,
ठीक है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से कैसे वेरी करती है, क्या रिचनेस है उस पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीशीज का, तो जब हम इस आधार पे बात करते हैं तो ये कहलाता है हमारा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। और यदि हम इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी की बात करें तो मैम इकोलॉजिकल दैट मीन्स बहुत सारे बायोम्स प्रेजेंट होते हैं, बायोम्स में बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास ग्रासलैंड्स हैं, हमारे पास हम कह सकते हैं टेरेस्टेरियल है, हमारे पास डेजर्ट्स है, हमारे पास रेन फॉरेस्ट है। ये क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे हमारे पास इकोसिस्टम प्रेजेंट है। और हर इकोसिस्टम में, हर बायोम में आपको क्या मिलेगा, अलग अलग वैरायटी मिलेगी, प्लांट स्पीशीज अलग मिलेगी, एनिमल स्पीशीज आपको अलग मिलेगी, वहां का जो हैबिटाट है वो डिफरेंट मिलेगा। तो जब हम वास्ट एरिया के बारे में बात करें स्पीशीज को लेकर के या उसके हैबिटाट इकोसिस्टम को लेकर के, तो ऐसा वेरिएशन या ऐसे बायोडायवर्सिटी कहलाती है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फिर हम देखते हैं कि एक अल्फा डायवर्सिटी होती है। अल्फा डायवर्सिटी का देखो क्या है, डायवर्सिटी विद इन कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है आपको पता है, हम बात करते हैं इंडिविजुअल है ना, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ऐसे से बनता है ना, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल। ये बात हम पढ़ते हैं हाँ या ना, एक से, तभी तो हम क्या बोलते हैं सेल को, इस हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि यही आगे जाकर के फर्दर इवोल्यूशन को शो करती है, प्रॉपर हमें एक अरेंजमेंट देती है कि किस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम, पूरा कम्युनिटी बनता है। इज दैट क्लियर? यदि हम बात करें कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी के अंदर कैसी डायवर्सिटी है, तो उसको हम कहते हैं अल्फा डायवर्सिटी। बीटा डायवर्सिटी क्या है, बिटवीन कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी ए है और कम्युनिटी बी है, यानी कि यहाँ सेम स्पीशीज की बात हो रही है, दैट मीन्स हम जेनेटिक डायवर्सिटी से रिलेट कर सकते हैं। बीटा डायवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, स्पीशीज ए स्पीशीज बी, कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी, यानी कि हम ऐसे क्या बात कर रहे हैं, तो बीटा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी किस रीजन पे, यानी कि मैंने कहा ट्रॉपिकल रीजन, डेजर्ट है ना, हम कह रहे हैं रेन फॉरेस्ट, तो अलग अलग रीजन हो गए, वहां पर वेरिएशंस आएंगे, तो ऐसी डायवर्सिटी को हम कहते हैं गामा डायवर्सिटी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, इससे पहले एक और बात सुनो, आपकी एनसीईआरटी ने जब बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर बायोडायवर्सिटी यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको कुछ डेटास दिए हुए हैं, वो डेटा को देखो क्या बोलते हैं। ठीक है, उस डेटा में आपको दे रखे हैं एंट्स, आपको दे रखा है बीटल्स, और आपको दे रखा है फिश, और आपको दे रखा है ऑर्चिड। ठीक है, कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, एंट्स की स्पीशीज हम बात करें तो बच्चों यहां पर है 20,000। ठीक है, 20,000। बीटल्स कितने हैं बच्चों, 3 लाख स्पीशीज हैं ये। ठीक है, स्पीशीज। और फिश की बात करें तो 20,000 स्पीशीज, और ऑर्चिड की बात करें तो 28,000 स्पीशीज। राइट, ये आपका डेटा है जो कि आपकी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के चैप्टर में ही दे रखा है। इज दैट क्लियर? चले आगे। नाउ जेनेटिक डायवर्सिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो अ हाई डायवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। मतलब जैसे आप कहते हैं ना, यहाँ के मैंगो तो बहुत अच्छे हैं, उस रीजन के मैंगो में ये वाली क्वालिटी है। ठीक है, जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि ये अल्पाजो आम है, अरे ये तो तोतैया आम है, ये तो लंगड़ा आम है ना, बहुत सारी वेराइटीज है। तो ये स्पीशीज में ही वेरिएशन क्या शो कर रही है, जेनेटिक डायवर्सिटी शो कर रही है। तो अ सिंगल स्पीशीज माइट शो ए हाई डायवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, और साथ ही साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है उसके आधार पर भी। तो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, किसका एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, रोवोल्फिया का। ठीक है, रोवोल्फिया का एग्जाम्पल दे रखा है। ये क्या है बच्चों, ये एक स्पीशीज है वॉरमिटोरिया। ठीक है, वॉरमिटोरिया, वॉमिटोरिया यार,
आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो दे रखा है वो एग्जाम्पल है रो वॉल्फिया वोमिटोरिया, राइट। ये हिमालय रीजन पे पाए जाने वाला एक प्लांट है, ठीक है, एक मेडिसिन प्लांट है, और इसमें से एक केमिकल कंपाउंड निकलता है जिसको हम कहते हैं रिजरपाइन। रिजरपाइन। अब ये रिजरपाइन जो है बच्चों, ये वेरी करता है एरिया के आधार पर, ठीक है। सेम स्पीशीज है, ठीक है, सेम स्पीशीज है, एरिया और उसका जेनेटिक लेवल जो है वहां पर वेरी कर रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो केमिकल है रिजरपाइन, ठीक है, ये इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो कंटेंट है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी वेरी कर रहा है। तो एक्सप्रेशन, इसका कंटेंट, इसका प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, जेनेटिक लेवल पे डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ उस रीजन पे भी। तो जो रो वॉल्फिया वोमिटोरिया है वो क्या करता है, हिमालय रीजन पे पाया जाता है, लेकिन रीजन के आधार पे और साथ में जेनेटिक लेवल के आधार पे ये केमिकल कंपाउंड जो है वो वेरी करता है, इसका एक्सप्रेशन, इसका यूजेस, राइट। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक और एग्जांपल दे रखा है राइस के लिए। राइस में आप देखोगे 50,000 स्ट्रेन की वैरायटी है बच्चों। अच्छा, स्ट्रेन और स्पीशीज में क्या डिफरेंस है? देखो, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, बट स्पीशीज के अंदर विद इन द स्पीशीज आपको कोई वैरायटी नजर आती है तो स्ट्रेन कही जाती है। जैसे आपने देखा कोरोना वायरस की, आप देखते हैं अभी डेल्टा स्ट्रेन आ गई, ठीक है, कभी कौन सी स्ट्रेन आ गई, तो स्ट्रेन मतलब वो स्पीशीज के अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं जेनेटिक लेवल पे, वो अपने आप में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो ऐसा चेंजेस कहलाता है स्ट्रेन लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर राइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसके अलावा मैंगो का भी एग्जाम्पल दिया है। मैंगो में कितना वेरिएशन पाया जा रहा है? 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो पाई जा रही है, याद रहेगा जेनेटिक लेवल पे। चले, तो the genetic variation shown by the medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in a different Himalayan ranges might be in the term of the potency and the concentration। potency यानी कि क्या कैपेबिलिटी थी उसकी, वर्क करने का क्या एक्सप्रेशन था उसका, of the active chemical reserpine that the plant produces। India has important, इंडिया में बताया गया है, India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1000 varieties of mangoes। Is that clear? चले आगे। सो नाउ स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम क्या बोलते हैं कि जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है स्पीशीज वेरी कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे वेस्टर्न घाट है वहां पर जो एम्फीबियन की स्पीशीज है वो ज्यादा डाइवर्स है, कहाँ की अपेक्षा? हमारे ईस्टर्न घाट की अपेक्षा। तो क्या कहती है एनसीईआरटी? द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैव greater amphibian species diversity than the eastern घाट्स। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। अब देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखो हम देखेंगे कि जो मतलब हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो ज्यादा वास्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पर हमारे रेन फॉरेस्ट भी है, राइट, यहाँ पर हमारे लेक्स भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि यदि हम बात करें नॉर्वे की तो वहां पर ये चीज नहीं प्रेजेंट है। तो क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी? एट द इकोसिस्टम लेवल, एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट के आधार पे, रेन फॉरेस्ट के आधार पे, मैंग्रोव्स के आधार पे, कोरल रीफ के आधार पर, वेटलैंड्स के आधार पर, एस्चुरियस के आधार पर या अल्पाइन मिडवोस के आधार पर बहुत ज्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी के साथ में है यदि हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? कंट्री लाइक नॉर्वे के साथ में। इज दैट क्लियर? चले आगे। नाउ स्पीशीज ऑन अर्थ एंड इंडिया, आपने बुक में दे रखी है कि कितनी, हाउ मच। बायोडाइवर्सिटी हमने कर ली, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हमने देखा था हाउ मच, ठीक है, हाउ मच में हम देखेंगे कि स्पीशीज अर्थ पे कितनी और इंडिया में कितनी है। तो यदि आप बात करो, ठीक है, आपके पास आएगा IUCN। क्या फुल फॉर्म है IUCN का? सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
कंजर्वेशन, किसका कंजर्वेशन कर रहे हो? नेचर का एंड नेचुरल रिसोर्सेस का। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहती है IUCN? आ जाओ। अकॉर्डिंग टू IUCN कैसा कैसा डेटा है? तो यदि आप बात करो, हमारे बुक में एक हमारे सर हैं, साइंटिस्ट सर हैं, जिन्होंने बोला है, रॉबर्ट मे उनका नेम है। ठीक है, तो आपने जब 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि स्पीशीज कितनी अभी तक हमने डिस्कवर कर ली है, तो हमने कहा था 1.7 मिलियन, राइट। लेकिन अभी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है मोर देन 1.5 मिलियन। तो मोर देन 1.5 मिलियन का क्या मतलब है भाई? हो सकता है ना 1.7। एम आई क्लियर? तो आपको डेटा जो है ऐसे फ्रस्ट्रेशन नहीं आना है, आपने परेशान नहीं होना है कि यहाँ पर वो दे रखा है, यहाँ पर वो दे रखा है, हम क्या क्या याद करें ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर आप देख लो मोर देन 1.5 मिलियन डाइवर्सिटी ठीक है। हाँ, स्पेलिंग गलत है ना। तो मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो 1.5 मिलियन से ज्यादा तो हम 1.7 भी तो कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इज दैट क्लियर? फिर क्या कहता है, आ जाओ। According to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. कितना है? 1.5 मिलियन से ज्यादा है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। लेकिन अभी तक हमें आइडिया नहीं है। सिर्फ हम कितना कर चुके हैं? ओनली मोर देन 1.5 या 1.5 टू 1.7 मिलियन स्पीशीज तक हम देख चुके हैं। लेकिन जो रॉबर्ट में है वो कहते हैं कि हमारे पास कितनी है? 70 मिलियन। उन्होंने अंदाजा लगाया है कि इतनी स्पीशीज है जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज को ही डिस्कवर या डिस्क्राइब कर पाए हैं। इज दैट क्लियर? फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप species inventories are more complete in temperate than the tropical countries। क्या मतलब है? For many taxonomic group species inventories are more complete in temperate than the tropical countries। ज्यादा हमने जो temperate regions है वहां पर आइडेंटिफाई कर ली है। Is that clear? Considering that an overwhelming large portion of the species waiting to be discovered are in the tropic, biologists make a statistical comparison of a temperate tropical species richness on an educatively studied group of insect and extrapolate this ratio of to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth। क्या मतलब हुआ मैम इतनी बड़ी लाइन का? इसका मतलब है कि जैसा कि रॉबर्ट मे सर ने कहा कि हमारे पास 17 मिलियन स्पीशीज है। उन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगाया कि 17 मिलियन स्पीशीज है जिसमें से आप 1.5 से ज्यादा मिलियन आप स्पीशीज सर्च कर चुके हो। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि जो टेम्परेट रीजन है वहां पर स्पीशीज हमने ज्यादा फाइंड करी है रादर देन हमारा ट्रॉपिकल रीजन। रेशो अलग अलग है लेकिन हमने वहां पर कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेट रीजन पे हमने कंप्लीट सर्चिंग कर ली है। तो अभी भी 1.5 मिलियन के बाद भी हमारे पास 17 मिलियन में से जो स्पीशीज बची है, एनसीईआरटी कहती है कि प्लीज वो आपका वेट कर रही है कि आप उसको डिस्कवर करो, उसको डिस्क्राइब करो। इतनी सारी चीजों का मीनिंग केवल ये लाइन शो करती है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए
Some extreme estimate range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May place the global species diversity at about 7 million. Robert May के अकॉर्डिंग ये कितना है? 7 मिलियन. देखो जो बच्चे हम कह रहे हैं ना, वो ही चीज बोली गई है. अब देखो मैं आपको अभी तक का 5 मिनट में और लूंगी. 5 मिनट में हम जितना भी हमने रिवाइज किया है ना, हम वो चीज देखेंगे. ठीक है, जितना हमने रिवाइज किया हम चीज वो देखेंगे. आज हमने बायोडायवर्सिटी की बात करी. क्या बोला बायोडायवर्सिटी ने? एडवर्ड, आप भी ऐसे ही नोट्स बना लेना, फटाफट से चीजें हो जाएगी. एडवर्ड विल्सन ने बोला ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बात बोली उन्होंने. कौन कौन से लेवल्स की बात करी? तो उन्होंने बोला मैम जेनेटिक लेवल, उन्होंने बोला स्पीशीज लेवल, फिर उन्होंने बोला इकोलॉजिकल लेवल. ठीक है, जेनेटिक लेवल पे उन्होंने एग्जाम्पल किस किस का दिया बच्चों? रोवोल्फिया, वोमी, टोरिया. ठीक है, इसमें इन्होंने एक कंपाउंड बताया है जिसका नाम है रिजरपाइन. नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिजरपाइन. ठीक है, फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस. और इसके अलावा उन्होंने बोला 1000 वैरायटी ऑफ मैंगोज. ठीक है, हमारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें पता होनी चाहिए. फिर स्पीशीज लेवल पे उन्होंने बात करी. उन्होंने बोला कि जो हमारी वेस्टर्न घाट है, ठीक है, हमारे जो वेस्टर्न घाट है उसमें जो एम्फीबियंस है, ठीक है, वो ज्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं किसकी अपेक्षा? ईस्टर्न घाट की अपेक्षा. इज दैट क्लियर? मोर डाइवर्स है. फिर इकोलॉजिकल लेवल पे उन्होंने बोला इंडिया में, ठीक है, इंडिया का जो रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, वेटलैंड्स है, ग्रासलैंड्स है, वो ज्यादा डाइवर्स है किसके आधार पे? नॉर्वे के अगेंस्ट में. ठीक है, तो इंडिया मच बेटर या ग्रेटर डाइवर्स किससे? नॉर्वे से. ये चीज हमने अभी पढ़ी बच्चों, ये हमने पढ़ी. इसके अलावा हमने अल्फा, बीटा एंड गामा देखा. अल्फा हमने बोला विद इन द कम्युनिटी. ठीक है, ये हमने बोला बिटवीन द कम्युनिटी. और गामा में हमने बोला डाइवर्सिटी विद इन द रीजन के आधार पे. ठीक है, ये हमने बात करी अभी तक. इसके अलावा हमने कुछ डेटास भी देखे हैं बच्चों. रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि 17 मिलियन हमारे पास स्पीशीज है, जिसमें से हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मोर देन 1.5 मिलियन अभी तक हम डिस्कवर्ड कर चुके हैं. डिस्कवर्ड कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं. ये बात हमने देखी. ये यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई. और एक और बात हमने देखी, हमने बोला कि जो टेम्परेट रीजन है वहां की स्पीशीज कंप्लीट डिस्कवर्ड है. ठीक है, किसकी अपेक्षा? ट्रॉपिकल रीजन की अपेक्षा. कैसे है मैंने समझा दी थी. यहां तक की क्लियर?
आ गई बात समझ में? आ जाओ। Now Earth biodiversity based on the currently available species inventories। अब हमारी अर्थ पे कैसी डाइवर्सिटी पाई जाती है? आपके पास एनसीईआरटी में ग्राफ्स दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, पिक्टोरियल ग्राफ है, वो आपके पास अलग अलग दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स बता रखे हैं, फिर प्लांट्स और एम्फीबियंस के बारे में बता रखा है, फिर फंगस और हमारे एंजियोस्पर्म्स के बारे में बता रखा है। 3 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स की हम बात करें, पहले हम यहाँ पर देखेंगे, आ जाओ, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स है, यहाँ पर आप दे रखे हैं अदर एनिमल ग्रुप, ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्रस्टेशियंस, यहाँ पर मॉलस्कस, यहाँ पर इंसेक्ट, ठीक है। अब देखो आपके पास एनिमल्स, आपके पास प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स के लिए आपसे कहा जा रहा है कितने एनिमल्स हैं? आ जाओ बताती हूँ। 70% एनिमल है, जिसमें से एवरी 10 एनिमल्स ऑन द प्लेनेट 10 आर इंसेक्ट, 7 आर इंसेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एनिमल्स में हमारे पास यहाँ पर एनिमल्स कितने हैं बच्चों? 70% एनिमल है, जिसमें हर 10 में से 7 क्या है? इंसेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूं कि एनिमल्स में भी जो 70% है, उसमें भी 70% क्या है? हमारे पास ऑर्थोपोडा के ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थोपोडाज है या फिर इंसेक्ट है। इज दैट क्लियर? प्लांट की बात करो, प्लांट्स में हमारे पास कितना है? 22% हमारे पास प्लांट्स है, ठीक है। क्या है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे कि कितना परसेंट है? 22% हमारे पास प्लांट है। और इसके आधार पर ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पर ये जो पिक्टोरियल ग्राफ है आपके पास, इसमें आप देख रहे हो कि जो फंजाई है और जो हमारे एंजियोस्पर्म है, तो फंजाई ज्यादा डाइवर्स है एंजियोस्पर्म से? ऐसा नहीं है, इस ग्राफ में ऐसा नहीं है। जितने हमारे पास फंगस है, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास प्लांट्स की डाइवर्सिटी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो आ जाओ, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, लाइंस पढ़ लें हम। एनिमल्स 70%, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट। प्लांट 22%, क्या क्या प्रेजेंट है उसमें? एल्गा, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सारा का सारा किस में आता है? 22% में आ रहा है। कहां पर आ रहा है? अर्थ पर आ रहा है। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड मैमल्स, ठीक है, नॉट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में नहीं कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि फंजाई का जो है नंबर ज्यादा है, किससे? फिशेज से, एम्फीबियन से, रेप्टाइल से एंड मैमल से, नॉट प्लांट्स। तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग मत जाना, वहां पर आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे रखा है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स है वो ज्यादा डाइवर्स है, किससे? फंजाई से। इज दैट क्लियर? चले, नाउ डन डन। नाउ स्पीशीज इन इंडिया। अब हमारी स्पीशीज कितनी है इंडिया के अंदर? अभी हमने अर्थ की बात कर ली, ठीक है। अब इंडिया में कितनी है? तो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड्स एरिया। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड लैंड एरिया की हम बात करें तो कितना है? वर्ल्ड में इंडिया का लैंड कितना है बच्चों? 2.4%। कितना है? 2.4% इंडिया का लैंड है। Its shares of the global species diversity is an impressive 8.1%। पूरी वर्ल्ड का, पूरे ग्लोबल का हम क्या लेते हैं? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड है कि भाई हम पूरे ग्लोब में, ठीक है, पूरे ग्लोबल डाइवर्सिटी के अंदर 8.1% की डाइवर्सिटी रखते हैं, यानी कि दैट मीन्स टू मच इंप्रेसिव। यानी इंडिया में, इंडिया हमें प्राउड करा रही है अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के आधार पर हम बहुत ज्यादा प्राउड होनी चाहिए हमारी इंडिया पे कि ग्लोबली ये 8.1% बहुत ज्यादा होता है बच्चों। इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 12 हमारे पास कंट्रीज है, जिसमें से इंडिया भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करती है। 12 डाइवर्सिटी, मेगा बायोडाइवर्सिटी में इंडिया भी एक स्थान अपना रखती है। इज दैट क्लियर? Nearly 45,000 species of plants and twice of many animals have been recorded from India। क्या बोल रहा है कि प्लांट्स इंडिया के अंदर, इंडिया की बात चल रही है अभी, इंडिया में जो प्लांट है वो कितना है? 45, ठीक है,
45,000 स्पीशीज है, और जो एनिमल्स है बच्चों वो इसका क्या है, डबल है, वो इसका डबल है, ठीक है। हैव बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस एज मैनी एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, सो प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड मोर देन, अब सुनो यहां पर ये बात कही है और यहां पर ये बात कही है, बहुत बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोला जा रहा है। यहां पर देखो बोल रहे हैं 45,000 स्पीशीज है इंडिया के अंदर प्लांट की, और इसका डबल है, डबल है तो 45,000 है तो लगभग मान लो 90 लाख या 90 लाख मान ले, सॉरी 90,000 मान ले, यानी 1 लाख मान ले अपन, इसका ट्वाइस है 45,000 का ट्वाइस 90,000 या अराउंड 1 लाख मान लेते हैं एनिमल्स को। यहां पर सुनो क्या कह रहा है, प्रोबेबली मोर देन, यदि 1 लाख प्लांट स्पीशीज है तो डबल होना चाहिए 2 लाख, है ना, इस लाइन के आधार पे ये 2 लाख होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। पता नहीं कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, बट ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यदि यहाँ पर 1 लाख प्लांट स्पीशीज अभी तक हमने देख ली है और एनिमल्स की 3 लाख स्पीशीज हमने डिस्कवर कर ली है, लेकिन इंडिया में ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है, एस्टिमेट, ठीक है, नॉट एक्यूरेट। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आप अप्रोक्सीमेटली बात करते हो कि यदि 45,000 हमारे पास प्लांट है तो उसका 2 गुना हमारे पास एनिमल है इन इंडिया। क्लियर दैट, आगे बात समझ में, एक एक लाइन। अब है हम पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के पैटर्न्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूं, आ जाओ। वेयर इज ग्राफ, ये जो सॉरी ये हमारा क्या है, मैप है, ठीक है, मैप है। अब आपको समझना होगा, यदि आपको ये मैप समझ में आ गया ना तो आपको पता लग जाएगा कि लैटिट्यूडनल स्पीशीज कैसे प्रेजेंट होती है, कैसे हम पैटर्न को देखते हैं कि लैटिट्यूडनल जो पैटर्न है उसके हिसाब से स्पीशीज वरी कर रही है, ठीक है। आ जाओ कैसे देखेंगे, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का सबसे जो मिडल होता है, एक लाइन होती है, इसको हम कहते हैं, देखो मेरे को ज्योग्राफी नहीं आती इसलिए मुझे इसके टर्मिनोलॉजी भी नहीं आते हैं, बट मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ जो हमारी एनसीईआरटी हमारी बायोलॉजी के लिए कह रही है या हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए कह रही है, बस मैं वो बताना चाहती हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा, कैसे आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी इजी वे, राइट। इक्वेटर लाइन होती है, ये हमारा इक्वेटर लाइन है, ठीक है। इक्वेटर लाइन के इधर की तरफ और इक्वेटर लाइन के इधर की तरफ ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे ये कितना है, आपकी बुक में दे रखा है बच्चों, ठीक है, यहां पर दे रखा है देखो 23.5 नॉर्थ, ठीक है। आ जाओ, ये क्या है 23.5 नॉर्थ पोल की तरफ है और 23.5 साउथ की तरफ है। आ जाओ, 23.5 साउथ की तरफ है। ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेंज या ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। इस ट्रॉपिकल एरिया में आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज वेरिएशन मिलेगा और बहुत सारी स्पीशीज यहां पे मिलेगी, ठीक है। ख्याल आना चाहिए क्यों, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो, पहले तो ये तो ट्रॉपिकल एरिया है, इसके बाद ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। और यहां पर इसको हम कहते हैं बच्चों टेम्परेट रीजन, राइट, बोथ साइड, ये भी टेम्परेट रीजन है। और इधर की तरफ आप देखोगे ये है हमारे पोलर रीजन, ठीक है। लैटिट्यूडनल पैटर्न का क्या मतलब है, देखो लैटिट्यूडन का मतलब होता है इस तरह से इक्वेटर लाइन के पैरेलल, ठीक है। हम लॉन्गिट्यूडनल नहीं बोल रहे, हम लैटिट्यूडनल बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो लैटिट्यूडनल यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहां पर सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। क्यों? यहां पर जो वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, बहुत सारा वेरिएशन है, वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चों यहां पर जो हमारे सन चाचू हैं,
ठीक है, जो हमारे सन चाचू हैं वो सबसे ज्यादा अपना जो लाइट एनर्जी है वो यहाँ पर गिराते हैं। और आप सोचो, सूर्य की रोशनी में कौन खाना बनाता है, किसका सर्वाइवल ज्यादा है, प्लांट का। प्लांट होंगे तो डेफिनेटली एनिमल्स होंगे, ह्यूमंस होंगे, क्यों, क्योंकि हम प्लांट पे ही इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड्स है, ये बात तो आपको भी पता है। तो यहाँ पर जब सन चाचू ज्यादा गिरेंगे तो यहाँ पर प्लांट ज्यादा होंगे, प्लांट ज्यादा होंगे तो स्पीशीज भी ज्यादा होगी। तो यही रीजन है कि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन पे स्पीशीज मिलती है। फिर आ जाओ टेम्परेट रीजन पे। टेम्परेट रीजन पे चलोगे तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा ठंडा है। पोलर रीजन पे बहुत ज्यादा ठंडा है, सूर्य की रोशनी नहीं है, तो यहाँ स्पीशीज बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां होती है, तो हर कोई तो नहीं यहाँ पर सरवाइव कर सकता है। वहां पर स्पीशीज बहुत कम मिलेगी, वहां पर कोई नहीं जा पा रहा है, तो बहुत सारे रीजंस है। पोलर रीजन पे आप जाकर के सरवाइव नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, आपका हैबिटाट डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है आपको सरवाइव करने के लिए। तो पोलर रीजन पे आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत लेस मिलेगी, फिर टेम्परेट रीजन पे मिलेगी, और सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी कहां पर, आपके ट्रॉपिकल रीजन पे। इज दैट क्लियर? चलो क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब है स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। टुवर्ड्स द पोल, पोल जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन है, आप टुवर्ड्स द पोल करोगे तो वहां पर स्पीशीज आपको कम मिलेगी। यही कह रहा है स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, ठीक है, यहां पर सबसे कम है, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो स्पीशीज यहां सबसे ज्यादा मिलेगी, यहां पर सबसे कम मिलेगी। इज दैट क्लियर? आज with a very few exceptions, tropic latitudinal range of 23.5 north to 23.5 south harbor more species than the temperate और polar area। जो टेम्परेट एरिया है और जो पोलर एरियाज हैं वहां पर स्पीशीज कम मिलेगी। कोलंबिया, अब सुनो ये वाली जो चीजें हैं, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, ठीक है, आ जाओ। कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के नियर है, ठीक है, यहां पर 1400 बर्ड स्पीशीज पाई जा रही है, ठीक है, यही बोला गया है। आ जाओ देख लेते हैं, ठीक है, कहा गया 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वेयर न्यूयॉर्क एट 41 नॉर्थ हैज 105 स्पीशीज। आ जाओ, न्यूयॉर्क कहाँ है, ठीक है, ये रहा हमारा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, टेम्परेट रीजन पे है, तो टेम्परेट रीजन पे है, यहां पर कितनी स्पीशीज पाई जा रही है बच्चों, 105 स्पीशीज पाई जा रही है, ठीक है, ये बात क्लियर? कहां गया, ठीक है, फिर एंड ग्रीनलैंड हैट 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीशीज। आ जाओ, ग्रीनलैंड ये कहां है, पोल की तरफ ज्यादा है, ठीक है, पोलर रीजन की तरफ ज्यादा है, तो यहां पर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ, क्या बोला था भैया, डेटाज याद करने पड़ेंगे, मेरे को भी ऐसे याद नहीं होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको इजी से बताऊं। 56 स्पीशीज ओनली, ठीक है, कितनी है, 56। अब आप देखो, खुद देखो, आप खुद समझ रहे हो, बर्ड्स जो इक्वेटर लाइन के इधर है कोलंबिया, वहां पर कितनी स्पीशीज मिल रही है, 1400 बर्ड्स मिल रही हैं। जब आप थोड़ा सा टेम्परेट रीजन पे जाओगे तो 105, और जैसे ही आप टेम्परेट रीजन के भी ऊपर जाओगे तो 56 हो गई डिक्रीज। स्पीशीज डिक्रीजेस व्हेन वी टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ पे? नाउ India with the much of its land area in the tropical latitudes have more than 1200 species of birds। अब देखो यहां पर इंडिया है, कितनी स्पीशीज है, 1200 से ज्यादा स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा ही ऊपर है। At a forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plant as forest to equal area in a temperate region। क्या बोल रहा है ये कि जो हमारा कहां पर है, यहां पर है, ये रहा इक्वेडर। इक्वेडर पे हमारे पास ज्यादा वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज मिल रही है। किससे ज्यादा मिल रही है? जो हमारा
मिडवेस्ट अमेरिका है उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, देखो ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर इक्वेटर के पास प्रेजेंट है ये इक्वेटर, इक्वेटर के पास है इसलिए इसको इक्वेटर नाम दिया हुआ है। यहाँ पर वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज ज्यादा है, किससे? मिडवेस्ट अमेरिका से। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर है। इज दैट क्लियर? सारी की सारी चीजें, ये लैटिट्यूडनल पैटर्न क्या कह रहा है कि इक्वेटर लाइन यानी कि ट्रॉपिकल रीजन पे ज्यादा स्पीशीज हैं, टेम्परेट पे कम और पोलर पे उससे भी कम। यही कहना चाह रहा है इस डेटा से। आ जाओ फिर इक्वल एरिया इन द मीट, फिर टेम्परेट रीजन लाइक द मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए, यही बोला हमने। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ये डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? ये जो डेटा है आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है ये? 40,000 स्पीशीज, ठीक है, किसकी है? प्लांट की, राइट। फिर बोल रहा है 3,000 किसकी है? फिश की, 3000 फिश की। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जहां पर ज्यादा समय बिताते हो वहां पर आपको लर्न करना पड़ेगा। 1300 है, मुझे भी लर्न नहीं है बच्चों, बर्ड्स की है, लर्न करनी पड़ेगी। 427 मैमल्स की है, और एक और बात 427 ही एम्फीबियंस की है, यानी कि हमारा जो रेट है स्पीशीज का वो एम्फीबियन के बराबर है, और आने वाले समय में एम्फीबियन हमसे कम होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा हम जो मतलब घटनाएं कर रहे हैं, हम दुर्घटनाएं कर रहे हैं, जो भी वातावरण से रिलेटेड हम चीज़ों को कर रहे हैं, उसकी वजह से एम्फीबियंस की जो स्पीशीज है वो कम होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। इसीलिए आप देखोगे रेशो देखो 427 मैमल्स का और एम्फीबियंस का, ठीक है। फिर हम बात करें 378 किसका है? रेप्टाइल्स का, और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट, सबसे ज्यादा 1,25,000 क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। आ गई बात समझ में? इनवर्टिब्रेट्स है। इज दैट क्लियर? ये डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं यहां से। डन। चलो भाई, स्पीशी डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यही बोला गया है। इट इंक्रीजेज इन द टेम्परेट एरिया बट रीचेज द मैक्सिमम इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मैक्सिमम डाइवर्सिटी अकर्स इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, जो हमने बोला। सम ऑफ द रीजंस, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमें जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर ही स्पीशीज ज्यादा मिल रही। सबसे ज्यादा तो हमारे पास क्या है? प्रोलॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, ठीक है। जहां सबसे ज्यादा, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा स्पीशीज होगी ना बच्चों, वहां पर स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है, स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो आप बहुत सालों से एक जगह पे रह रहे हो, ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं हैदराबाद के हैं ना, हैदराबाद के लोग वहां पर बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगी, जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। वहां का एनवायरमेंट वो जान गई, ठीक है, वहां का एटमॉस्फेयर वो जान गई, कहां पर कैसी शॉप है वो पता है उनको, किस तरह का सामान वहां मिलता है, क्या उसका रेंज है, क्या उसका रेट है, लोग कैसा सोचते हैं, सब चीजें वहां की पता है। तो एक स्टेबिलिटी आ गई। एम आई राइट? स्टेबिलिटी आ गई। मान लो स्टेबल कम्युनिटी हम किसको कहेंगे कि कोई डिजास्टर आ जाता है तो उस डिजास्टर की सिचुएशन में भी उसमें रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए कि या तो उसको कुछ हो नहीं, या वो रेजिलिएंट होना चाहिए। रेजिलिएंट दैट मीन्स मान लो कि वो बर्बाद हो गई लेकिन वापस से आबाद हो जाए, दैट मीन्स मतलब डिग्रेड हो गई वो प्रोजेनी, या फिर वो खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद से वो वापस से रीजनरेट कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेजिलिएंट। इज दैट क्लियर? तभी वो स्टेबल कम्युनिटी हो सकती है, राइट। सो प्रोलॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, बहुत लंबे समय से आप रह रहे हो, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, एक जैसा एनवायरनमेंट है ट्रॉपिकल रीजन पे, ठीक है, और हाई प्रोडक्टिविटी। और आप क्या कर रहे हो? हाई प्रोडक्टिविटी दे रहे हो। मतलब मान लीजिए एक क्षेत्र में गाय है, उसी क्षेत्र में रहती जा रही है, तो उनकी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी वो लेस होगी। क्यों? क्योंकि एक ही तरह की गाय वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन वहां की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ सकती है। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए आगे। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है? द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट
जोग्राफर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ समझा देती हूँ ताकि इजी हो जाएंगी चीजें। आ जाओ, पहले ग्राफ समझ लो बच्चों। यहां पर आप देख रहे हो log s log c z log a, क्या है s मतलब स्पीशीज रिचनेस इन ए एरिया, ठीक है। ये क्या है देखो, ये है स्पीशीज, ये है एरिया। क्या समझ में आ रहा है? ग्राफ समझ जाओगे चीजें इजी हो जाएगी। आप जा रहे हो एरिया, एरिया बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, एरिया बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीशीज बढ़ रही है। लेकिन एक समय बाद सैचुरेशन भी देख रहे हो, स्टेबिलिटी देख रहे हो, उसके बाद में कितना ही एरिया बढ़ा रहे हो लेकिन सैचुरेशन आ गया है। इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने एरिया बढ़ाया स्पीशीज भी बढ़ रही है, स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज हो रही है। Z या Z क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये जो है, ये वाला जो है बच्चों, इसको हम कहते हैं, एक टर्म है आपकी बुक में, कहाँ गई वो टर्म, जस्ट अ वेट बच्चों, है ना, स्टीपर वैल्यू, ठीक है, स्टीपर स्लोप। क्या होता है स्टीपर स्लोप? आ जाओ, ठीक है, बहुत अच्छे समझना। इसको हम कहते हैं, मान लो हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने कहा क्यू को या थीटा को स्टीपर स्लोप, ठीक है, स्टीपर स्लोप। अब देखो यहां पर ये क्या कर रहा है? एरिया बढ़ा रहा है, एरिया बढ़ाया, स्पीशीज इतनी बढ़ गई, ठीक है। इस स्टीपर स्लोप को आप जितना बढ़ाओगे उतना स्पीशीज बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। इस स्टीपर स्लोप को आप जितना बढ़ाओगे, अभी यहां पर है तो हमारी स्पीशीज यहां पर है, अब मैं इस स्टीपर स्लोप को यहां बना दूं, यहां बना दिया तो अब मेरी स्पीशीज बढ़ गई। इसी वाले पॉइंट पे भी देखोगे आप, इसी वाले पॉइंट पे भी देखोगे तो आपको बढ़ी हुई मिली। तो स्टीपर स्लोप क्या कर रहा है? बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई क्या? S क्या है? स्पीशीज रिचनेस, A क्या है? एरिया, Z क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और Y क्या है? C क्या है? Y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब क्या होगा? आ जाओ पढ़ो। हम्बोल्ट ने जो ऑब्जर्व किया है, विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। एक लिमिट के बाद में वहां पर एरिया बढ़ाने के बाद भी आपकी स्पीशीज नहीं बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? ये बात बोली। इन फैक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा, एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर on a logarithmic scale the relationship is a straight line described by equation। ये जो straight line आपको दिख रही है, ये वाली straight line, इसको हम किस तरह से represent कर सकते हैं? log s log c plus z log a, where s z y ये होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बच्चों हमें दो जो है हाइपोथेसिस के आधार पे बोला गया है कि स्पीशीज में डाइवर्सिटी का क्या रोल है, क्या डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम दो चीज पढ़ते हैं, पहले ही हम पढ़ लेते हैं, ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ आउट प्लॉट्स बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे आउट प्लॉट्स बनाए हैं, और इन्होंने स्पीशीज की वैरायटी देखी। क्या देखी? मान लीजिए इसमें दो तरह की स्पीशीज रखी, इसमें A, B, Z, C, 1, 2, फिर इसमें देखी इन्होंने 5, 6, Z, X, A, ठीक है, फिर इसमें देखी इन्होंने 1, 3, 5, 6, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे उन्होंने स्पीशीज रखी। स्पीशीज रखने के बाद इन्होंने देखी कि जहां पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है, मान लीजिए कि ये बॉक्स यहां तक हम हटा देते हैं, ठीक है, ये लो, राइट। अब देखोगे यहां पर दो स्पीशीज है, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर 6 है, यहां पर हम और कर लेते हैं, यहां पर दो स्पीशीज, यहां पर 6 है, यहां पर हम 10,
KLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर 10 स्पीशीज है। ठीक है, ये 2-3 आउटबॉक्स इन्होंने रखे, आउटप्लॉट्स इन्होंने रखे। इन्होंने बोला कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी डिजास्टर हुआ, ये आगे जाकर के स्टेबल नहीं हुए, यहाँ पर किया, ये स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जहां पर ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी थी, ये क्या हो गए, एक तो स्टेबल हो गए, ठीक है, स्टेबल हो गए, साथ के साथ इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने हैबिटेट बना लिया, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आ गई, ताकि चीजें और ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगी। तो जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही जो इकोसिस्टम होगा या बायोम होगा वो स्टेबल होगा। ये किसने कहा, हमारे डेविड टिलमैन्स ने कहा। इज दैट क्लियर? क्या हुआ, डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर plots Tillman found that plots with more species showed less year to year variation in total biomass। less variation होगा, मैंने कहा था जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो प्रोजेनी तो बढ़ेगी, लेकिन बाहर से कोई वेरिएशन नहीं आ रहा ना, बाहर से कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। यदि बाहर से तुमने कोई एलियन स्पीशीज यहाँ डाल दी तो इनके एक्सटिंक्शन का चांसेस है बच्चों। जैसे कि अभी हम मान लीजिए ह्यूमन एरिया है, वहां पर डायनासोर आ जाए, स्टेबल रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि एलियन स्पीशीज है। अभी हमारी एक कम्युनिटी है, ठीक है, हम अपने तरीके से जी रहे हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड है, हमें इकोसिस्टम पता है, हमारे रिसोर्सेज पता है, हमारा हैबिटेट पता है। लेकिन कोई एलियन यहाँ पर आ जाए, एलियन इन द सेंस जादू वाला नहीं, कोई एलियन स्पीशीज यहाँ आ जाए तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। Is that clear? तो Tillman found that plot with more species showed less year to year variation in the total biomass। यहाँ पर वेरिएशन होंगे बट कम होंगे। Increased diversity contribute the higher productivity। मैंने क्या कहा था, प्रोडक्टिविटी हायर, तब तो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है। Is that clear? The रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। अब एक और हाइपोथेसिस मिली जिसको हम कहते हैं रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवर्ट का मतलब होता है बच्चों स्क्रू, ठीक है, पॉपर का मतलब होता है वैसे तो थीफ बोलते हैं, चोर बोलते हैं, चोर लिख दूं। और हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस दी पॉल एहरलिच ने। इन्होंने बोला कि हमारे पास एक, ठीक है, एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन आपको भी पता है बच्चों, फिश ज्यादा लग रही है ना एरोप्लेन से ज्यादा, मेरे से एरोप्लेन ज्यादा बनता नहीं है अच्छे से, ठीक है, इधर टायर बना दो, लो, ऐसा कुछ कर सकती हूं मैं। अब यहाँ पर क्या है, ये एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या किया, सीट, जिस सीट पे वो बैठे हुए वहां के स्क्रू उन्होंने खोल दिए, उन्होंने नट बोल्ट खोल दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे नट बोल्ट खुलते रहे। अब सुनो मेरी बात, मान लीजिए कि यहां पर एक चेयर थी और यहां पर एक चेयर थी। अब किसी ने एक बार यहां पर जब आया, उसने नट बोल्ट खोली, फिर दोबारा आया, तो अब जब इन्होंने इनिशियल लेवल पे कुछ स्पीशीज हटाई, ठीक है, रिवर्ट यहां पर स्क्रू है इसके एस्पेक्ट में, लेकिन जो सर कहना चाहते थे रिवर्ट का मतलब यहां पर उन्होंने स्पीशीज को रखा है बच्चों, ठीक है, रिवर्ट मतलब यहां पर उन्होंने स्पीशीज को रखा है। रिवर्ट जो है बच्चों, अब क्या होगा, रिवर्ट यानी कि उन्होंने खोल दिया। अब तो क्या होगा, मान लो एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, प्रॉब्लम तो होगी कि कुर्सियां उछल के बाहर आ जाएगी, एक दूसरे पे गिर जाएगी, लेकिन एरोप्लेन तब भी चलेगा, ठीक है, एरोप्लेन तब भी चलेगा। लेकिन एक महाशय बहुत ही खतरनाक, पॉपर का मतलब होता है बच्चों पॉपर का मतलब होता है जो स्क्रू चुराता है ना, पॉपअप करना मतलब किसी चीज को ऐसे खींच करके खोल देना, उसको कहते हैं पॉपर, ठीक है, तो पॉपअप कर लेना कोई चीज का। तो ये जो चोर है वो बड़े खतरनाक थे। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने विंग्स के ही स्क्रू खोल डाले, इन्होंने विंग्स के ही स्क्रू खोल डाले। तो जब यहाँ पर विंग्स नहीं रहेंगे तो क्या एरोप्लेन उड़ पाएगा, क्या नहीं उड़ पाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि यदि आप धीरे धीरे कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है या नष्ट हो रही है तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट को। बट यदि तुम कीस्टोन स्पीशीज को, ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज जो बहुत ज्यादा उस इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है, यदि तुम उसको ही एक्सटिंक्ट कर दो
तो वहां की बायोडाइवर्सिटी को बड़ा ही खतरा हो सकता है। इनका कहने का मतलब ये है, क्या कह रहे हैं सर, यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच इन एन एरोप्लेन इकोसिस्टम। एरोप्लेन क्या है? इकोसिस्टम। ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट्स, जिसको हमने क्या बोला, स्पीशीज। इकोसिस्टम में क्या है? बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। If every passenger traveling in it start popping a rivet to take home, यदि एक एक पैसेंजर अपना एक एक स्क्रू खोल करके अपने घर ले जाए, causing a species to become extinct, स्पीशीज धीरे धीरे क्या होने लगेगी? एक्सटिंक्ट होने लगेगी। It may not affect flight safely, हाँ, ये फ्लाइट जो है वो सेफली नहीं होगी। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, प्रॉपर फंक्शन नहीं चलेगा। कोई भी एक स्पीशीज एक्सीडेंट हो रही है तो प्रॉपर फंक्शन नहीं चलेगा इनिशियली, बट लेकिन एज मोर एंड मोर राइवेट्स आर रिमूव्ड, यदि तुम बहुत सारे राइवेट्स निकालो या फिर तुम की स्टोन जो स्पीशीज है वो ही निकाल लो, तो भाई वो इनिशियली ही क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिजास्टर आ जाएगा उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। रिमूव द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, अभी हम एक बार देख लें तो furthermore which rivets removed may also be critical. Loss of rivets on the wings, species that drive major ecosystem functions, is obviously more serious threat to flight safely. The loss of a few rivets on seats or windows inside the plane. कुछ स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करना इतना ज्यादा घातक नहीं होगा जितना तुम उसका की स्टोन स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दोगे। इसका कहने का मतलब ये है, तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। चलो, इंपॉर्टेंस क्या क्या हुए? प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एन इकोसिस्टम, स्पीशीज क्या देती है? उस इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड इंप्रूव वेराइटीज, ठीक है। एक मतलब जैसे प्लांट है, प्लांट में यदि वेरिएशंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर डिपेंड जो एनिमल्स होंगे, ह्यूमंस होंगे, उनमें भी वेरिएशंस आएंगे। सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट एंड फाइबर्स, प्रोवाइड ड्रग्स एंड मेडिसिन। प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर आपको क्या मिलती है? ड्रग्स मिलती है, बहुत सारी मेडिसिन मिलती है। दैट मीन्स आज हमने क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किस लेवल पे हम बात करते हैं, कैसे और कितनी, हाउ मच इन इंडिया इन वर्ल्ड डाइवर्सिटी वेरी करती है। इसके साथ हमने देखा कि जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, और इसी के साथ हमने इंपॉर्टेंस देखी। आई होप कि जो चीज़ मैं समझाना चाहती थी, जिस तरीका डेटा आपको याद कराना चाहती थी, मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट यही है कि एनसीईआरटी की रीडिंग करो। जितना इस चैप्टर को डेटा के तौर पे लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, उतना इजी आपको लगेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक थैंक यू।